हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सीपीओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम 8 जनवरी 2024 को हुआ था। इसकी सेम एग्ज़ाम की वोकेबलरी हमारी ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, उसको भी देखिए। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्विज अटेम्प्ट करने हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, आप उसको ज्वाइन करिएगा। आइए तो हम पैसेज देखते हैं। पहला पैसेज, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। My path to the house was by no means an easy one. After confused wanderings through tangled hedges, struggling with obstacles that looked strange to me in the surrounding gloom, I arrived in front of a low building. कहीं ना कहीं हमारे इसमें बात चल रही है कि कोई बात कर रहा है और बता रहा है कि मैं यहाँ पे गया था इस हाउस में और बहुत कंफ्यूज था कहाँ इधर जाना है या उधर जाना है। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम वापस जाएंगे। मैंने इस एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया था, मैं सेम वैसे ही बता रही हूँ जैसा मैंने उस टाइम सॉल्व किया था। तो देखिए, मैंने बस उतनी 3-4 लाइन पढ़ ली थी, फिर मैं अब इधर पे आई थी। विच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड अबाउट द नरेटर? ही वॉज थैंकफुल, ही वॉज फुलिश, ही वॉज कवर्ड, ही वॉज ऑब्जर्वेंट। तो अगर आप देखिए पहले पैराग्राफ में ही आप देखिए वो एक्सप्लेन कर रहा है, आई अराइव्ड इन फ्रंट ऑफ अ लॉन्ग लो बिल्डिंग। कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ें कि बिल्डिंग कैसी है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 4, ही वॉज ऑब्जर्वेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वॉज द नरेटर शॉक्ड व्हेन ही रीच द बिल्डिंग? ठीक है, इसके लिए पैसेज में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड लाइन पे लिखा है, देयर टू माई एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट माने होता है मतलब वो सरप्राइज हो गया। आई फाउंड डोर्स एंड विंडोज ओपन टू द परवेडिंग मिस्ट। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। क्या ऑप्शन है? द हाउस वॉज ग्लूमी एंड सीम्ड हॉन्टेड, द नरेटर वॉज वेलकम बाई ए स्ट्रेंजर, द डोर विंडोज वर ओपनड इन द मिस्टी वेदर, द इंटीरियर वर इन्वाइटिंग डिस्पाइट ऑफ द ओमनस एटमोसफियर। तो हमने जैसे कि पढ़ा था वहां पे वो एस्टोनिश हो गया था डोर एंड विंडोज जो हवा वगैरह चल रही थी उसकी वजह से, और वही सेम ऑप्शन आपको ऑप्शन 3 में मिल रहा है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज ट्रेवलॉग, अ रिपोर्ट, अ नैरेटिव, अ बायोग्राफी। तो जैसे कि मतलब जो बता रहा है हमको पैसेज के बारे में वो खुद ही बता रहा है, मैं यहाँ गया, आई यूज हो रहा है, आई वेंट हियर, मैं इससे ये हुआ या वो हुआ। तो कहीं ना कहीं वो नरेशन दे रहा है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज नैरेटिव। बायोग्राफी जो होता है किसी के ऊपर अगर आप कुछ लिख रहे हो, आप खुद नहीं लिख रहे हो, वो होता है बायोग्राफी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेडिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। तो अब इसमें हम यहाँ पे अगर आप थर्ड लाइन से पढ़िए, देयर टू माई एस्टोनिशमेंट आई फाउंड डोर्स एंड विंडोज ओपन टू द परवेडिंग मिस्ट। कहीं ना कहीं हमको लाइन से समझ आ रहा है कि डोर एंड विंडो बहुत हवा सी चल रही है जो कि फैल रही है, परवेड हो रही है। ठीक है, तो कहीं ये देखिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, स्प्रेडिंग। बहुत इजी है ये पैसेज, आपको सेंटेंस पढ़कर ही समझ आ जाएगा। आपको बस अगर इसका नहीं है आप सेंटेंस में लगा के वर्ड्स देखिए तो उससे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? The narrator first contemplated going back to the road. The stranger was in a hurry to leave the building. The narrator was seeking food and shelter. The stranger leaving the house was its owner. तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग की 3-4 लाइन से नहीं, आपको थोड़ा पूरा पैसेज सारा देखना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए, मुझे इस पैराग्राफ से समझ नहीं आया था तो मैंने क्या करा था, मैंने हर एक लाइन को रीड करा था, बट मेन चीज़ें रीड करी थी। तो अब मैं सेकंड पैरा पे जाती हूँ। The quiet and apparent emptiness of this old picturesque building made me pause. ठीक है, it was too affected by the appearance of the thing. I was about to reconsider and go back to the road when a second look at the comforter interior I was leaving. I was convinced I'd been fooled, but half of the path my progress was halted by the sight of a man coming out of the house that I had wrongly assumed to be empty. Okay, उसे लगा था यहाँ पे कोई नहीं है, but उसको एक आदमी दिख गया था। He seemed to be in hurry. ठीक है, when I saw him was busy putting his watch back in the pocket. ठीक है,
डोर बिहाइंड थॉट स्पेशली हैड बीन लुकिंग बिहाइंड मी। ओके, मैं बस मेन चीज़ें देख रही हूँ। एज वी मीट ही रेज दिस है, मैं वही सेम उसी तरीके से सॉल्व कर रही हूँ जैसे मैंने सॉल्व किया था। This was also struck me as unusual, for he displayed more respect than usually shown to. I further puzzled that he showed little surprise into bumping into another. Bumping मतलब होता है किसी से टकराना। In this remote, misty surrounded, indeed, सच में, he was so little impressed by being there that nearly passed me without any word. ठीक है, वो उसको दूसरे पर्सन को ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। वो वॉज हंग्री, ओल्ड, कोल्ड एंड ईगर फॉर क्रिएचर कम्फर्ट्स एंड द हाउस ऑफर्ड मी नॉट ओनली वार बट गिव मी इनवाइटेड स्मेल ऑफ फूड बीन कुक्ड। ओके, ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, मतलब पूरा पैसेज पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं हमें कौन से वर्ड्स मिले कौन से नहीं मिले। द नरेटर फर्स्ट कंटेम्पलेटेड गोइंग बैक टू द रोड। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में इधर, आई वॉज अबाउट टू रिकन्सिडर एंड गो बैक टू द रोड, ये आपको एज इट इज मिल गया है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। सेकंड चलते हैं, द स्ट्रेंजर वॉज इन अ हरी टू लीव द बिल्डिंग, ये भी आपको जब आप देख रहे थे तो वो जो स्ट्रेंजर था वो भाग रहा था, उसे जल्दी थी। ही सीम्ड टू बी इन हरी, ये देखिए ये लाइन है, इसका मतलब इसका ये भी आंसर नहीं है। अब थर्ड पे चलते हैं, द नरेटर वॉज सीकिंग फूड एंड शेल्टर, अगर आप देखिए लास्ट में लिखा था आई वॉज हंग्री एंड द हाउस बिफोर मी ऑफर नॉट ओनली वार्म बट गिव मी एन इन्वाइटिंग स्मेल ऑफ फूड बीन कुक्ड विच वॉज डिफिकल्ट टू इग्नोर। तो इसकी भी बात हुई है, ऑप्शन 3 भी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन 4 ट्रू नहीं होगा। पढ़ लेते हैं ऑप्शन 4 को, द स्ट्रेंजर लिविंग द हाउस वॉज इट्स ओनर, आपने पूरे मैसेज में कहीं ये वर्ड देखा, कहीं भी ओनर नहीं लिखा था। सो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अब हम नेक्स्ट आरसी पे चलते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग का पैराग्राफ पढ़ना, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है तो पैराग्राफ पे आइएगा। academics has always been an essential part of human development. It prepares us to survive in the outside world and establish an identity of our own. In India, from an early age, we have been taught that education is limited to the boundary of academics only. The idea getting out into this field for gaining practical experience is always considered a host. This has hindered student development. कहीं ना कहीं वो ये बोलना चाह रहा है कि पहले एकेडमिक्स में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती थी, बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं मायने दिया जाता था। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए तो कहीं ना कहीं इससे भी आगे बढ़ना होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट एज यूज इन द पैसेज। तो इम्प्लीमेंट का वैसे मैं आपको सारे वो बता देती हूँ। इनकलकेट मतलब कोई अगर हैबिट आपको इनकलकेट किसी के अंदर डालनी है तो उस मायने में इनकलकेट का यूज़ होता है। कोऑर्डिनेट जब आपको किसी दूसरे के साथ उसकी सहमति के साथ काम करना चाहिए उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एनफोर्स, कोई आपने लॉ एनफोर्स कर दिया मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया। कमेंस मतलब किसी चीज़ की शुरुआत हो गई, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट का मतलब एनफोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका सिमिलर मीनिंग जा रहा है और कहीं ना कहीं हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें एनफोर्स होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो अगर पैसेज के कंटेक्स्ट में भी देखें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एनफोर्स। Second question, the new education system has shifted focus on social and aesthetic development, intellectual development, academic development, spiritual development. देखिए spiritual की तो कहीं बात नहीं हुई है, वो ये कहना चाह रहा है। अब एक बार हम पैसेज और पढ़ लेते हैं कि पहले तो मैं समझ आ गया सिर्फ academic से बाहर निकलना चाहिए, अब बाहर किस किस चीज़ों को फोकस करना चाहिए। The pure academic type of education is slowly paving a new whole type. It is shifting. Co-curricular activities take place outside the classroom. It grows mentally, socially, and individually. Intellectual development of a student take place, but for the aesthetic development such as team building, character building, and physical growth must step out of the world. तो ये देखिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ठीक है क्लासरूम के अंदर हो जाएगी, लेकिन एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए आपको आउटसाइड वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं अब, ठीक है।
तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पिरिचुअल कहीं मेंशन नहीं है, एकेडमिक्स ऑलरेडी चल रहा है, इंटेलेक्चुअल क्लास में होगा, लेकिन अगर आपको और फोकस अपना प्रैक्टिकल चीज़ों पे करना है तो आपको एस्थेटिक डेवलपमेंट चाहिए। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, सोशल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट? Preparing student for survival in the real world, importance of teaching soft skills, the need to change the education system, participation of student in extracurricular activities। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट का सब क्लासिफिकेशन हो गया है। मतलब फर्स्ट आपको कैसे करना चाहिए, सेकंड पॉइंट होना चाहिए, थर्ड पॉइंट होना चाहिए और ये फोर्थ पॉइंट होना चाहिए। तो अगर हम पैसेज की बात करें तो हम इंडिविजुअली सारे पैराग्राफ में इसकी बात कर रहे हैं, बट ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है 1 से। हाउ टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द सर्वाइवल इन द रियल वर्ल्ड। तो जब मेनली किसी की बात करें, थीम की बात करें, तो आपको एक चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, पूरा पैसेज का जो कंटेंट निकल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैज़ हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट? एक्सपेंडिंग एकेडमिक्स, ये हिंड्रेंस तो डेफिनेटली नहीं होगा। कुछ लॉजिक के साथ भी चलो, बिना देखे भी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। गेटिंग आउट इनटू द वर्ल्ड, नॉट गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इंडल्जिंग इन को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। अगर हम अपने ही रियल वर्ल्ड की बात करें तो ये सच बात है कि एकेडमिक से बाहर निकल कर को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो बिना पैसेज के भी अगर मैं ये देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है नॉट गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हिंडर कर रहा है। बट आइए पैसेज में भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इन इंडिया फ्रॉम एन अर्ली स्टेज वी हैव बीन टॉट दैट एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स ओनली। द आइडिया गेटिंग आउट into the world for gaining practical experience is always considered a hoax. दिस हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ भी मिला है। पैसेज कहीं ना कहीं रियलिटी के बारे में बता रहा है। तो अगर आपको पैसेज में प्रैक्टिकल और पैसेज को कंबाइन करना है तो भी आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट आंसर कंफर्म करने के लिए। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, नॉट गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of these does not provide industry exposure to student of business school? Textbook, conference, industrial visit, guest lecture। तो ये पैसेज से ही रिलेटेड है, इसका कहीं रियल वर्ड से भी नहीं है कि हम बिना पैसेज पढ़े समझ जाएं या पहले पैराग्राफ। तो आइए हम पैसेज पे चलते हैं। तो अगर आप सेकेंड लास्ट पैसेज देखिए, सिमिलरली इन कॉलेज एंड स्टूडेंट देयर इज ए नीड फॉर प्रैक्टिकल अप्रोच। Most professional college including B school have start providing practical exposure to student through guest lecture, industrial visit, conferences। आप इसमें देखिए 3 दिया है, टेक्स्ट बुक का ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं प्रोवाइड करता, तो कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल विजिट प्रोवाइड, गेस्ट लेक्चर। तो जब ये तीनों सही हैं तो और नॉट पूछ रहा है, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, टेक्स्ट बुक। अब हम नेक्स्ट आरसी पे चलते हैं। इन द प्री डॉन ट्रैंक्विलिटी ऑफ द अंडमान सी अ सिस्मिक ट्रेमर स्ट्रक मोमेंटरी एजुकेटिंग द ओशियंस प्लेसेट सरफेस। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड आर्किपेलो इन द बे ऑफ बंगाल फेल द अर्थ beneath them shudder at 5:50 AM on Friday. According to the National Center of Seismology (NCS), a 4.2 magnitude earthquake occurred at a depth of 10 km. Its epicenter originating from a seismically active region beneath the sea. No casualty of damage have been reported. कहीं ना कहीं अर्थक्वेक की बात हो रही है जो अंडमान निकोबार सी पे आया है, बट कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। अर्थक्वेक लाइक द वन एक्सपीरियंस इन द अंडमान सीन। फिर से यहाँ पे अर्थक्वेक की बात हो रही है। द एनसीएस द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द अर्थक्वेक एक्टिविटी। फिर से यहाँ पे बात हो रही है कि उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर चलते हैं उसके अकॉर्डिंग पैसेज पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थीम ऑफ द एबव पैसेज। कौन सा थीम नहीं है? लॉस ऑफ लाइफ इन अंडमान एंड निकोबार, डेफिनेटली ये थीम तो नहीं है, क्योंकि अगर ये थीम होता तो उसमें बताती कितनी कैजुअलिटी हुई है। बल्कि अगर आप यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था नो कैजुअलिटी और डैमेज हैव बीन रिपोर्टेड।
कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, इसका मतलब इसकी बात नहीं चल रही, सिंपली उन्होंने मना करके वो टॉपिक, वो सेंटेंस वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले में ही आंसर मिल गया। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड पे चलते हैं। इट अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस। हियर अंडरस्कोर मीन्स, तो आप ये देखिए, सेंटेंस को पढ़ के देखिए। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट, मिटिगेट्स, अंडरमाइन, एक्सन्यूएट। तो कहीं ना कहीं आपको जो कंटिन्यू अर्थक्वेक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो क्या कह रहा है कि इसको हाईलाइट करना चाहिए और ये चलते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एम्फेसाइज कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है कोई चीज़ तो आप उसको जोर ही तो दोगे, एम्फेसाइज ही तो करोगे। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, एम्फेसाइज। आपको द इम्पोर्टेंस लिखा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को एम्फेसाइज करनी चाहिए। एम्फेसाइज मतलब जोर डालना उस चीज़ पे। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। अगर आपको वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, ये वर्ड्स देखने हैं, तो हमारी वोकेबलरी की प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसको जाके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक डालूंगी। उसमें चारों ऑप्शन डिटेल में बताए गए हैं, ये ऑप्शन का क्या मतलब है, ये ऑप्शन का क्या मतलब है। इसलिए मैं यहाँ पे बाकी के ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आप वो डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए आप वो डेफिनेटली देखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वर द ट्रेमर्स फेल्ट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? बिफोर द सनराइज, इन द आफ्टरनून, एट सनलाइट, आफ्टर द सनसेट। तो अब जब हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक टाइम लिखा हुआ था, अगर हमें आपको याद हो तो, एट 5:50 AM ऑन फ्राइडे। तो हमको आंसर मिल गया है, 5:50 AM की बात चल रही है। इसका मतलब बिफोर द सनराइज, इन द आफ्टरनून, एट नाइट, आफ्टर द सनसेट में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। जस्ट सनराइज होने से पहले 5:50 AM, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज बिफोर द सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड मैन आउट रिगार्डिंग द टेक्टोनिक प्लेट्स इन अंडमान रीजन? यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, ना ये कुछ रियल वाइड से रिलेटेड ज़्यादा है, इसलिए आइए चलते हैं हम पैराग्राफ पे और देखते हैं। अगर आप यहाँ पे पहले पैराग्राफ में तो ऐसा कुछ नहीं था, सेकंड पैराग्राफ पे अगर आप चलें तो अर्थक्वेक इन अंडमान सीन, ये देखिए यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स लिखा है। दिस सिस्मिक इवेंट्स रिजल्ट फ्रॉम द sudden release of energy in the earth crust creating seismic waves that cause the ground to shake. The intensity and impact of an earthquake depend on various factors. Okay, Andaman and Nicobar are located in the region where several tectonic plates converge, including the Indian plate, Burma plate and the Sunda plate. तो देखिए इसमें से अगर आप देखिए बुर्मा, संडा, इंडिया, इसमें तीनों ऑप्शन है, बस ये 17 प्लेट ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, वो मेंशन नहीं है, इसलिए क्योंकि वो ऑड वन पूछ रहा है, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसिटी इन अंडमान एंड निकोबार रीजन? ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है, आप ऑप्शन देख लेते हैं, अगर नहीं समझ आएगा तो पैसेज पे जाएंगे। टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स एंड देयर इम्पैक्ट, टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम द आइलैंड, ये तो ऑप्शन 2 तो नहीं है क्योंकि कैजुअलिटी या लोगों को बचाना, ये सबका कुछ ऐसे बात नहीं हुई है। टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम सिस्मिक इवेंट, हाँ कुछ इससे भी रिलेटेड हमने पढ़ा था। पीपल को अवेयर नहीं, बट वो जानकारी दे रहा है टेक्टोनिक प्लेट एंड देयर इम्पैक्ट की, बट ऐसा नहीं है कि लोगों को मतलब जागरूकता कराना है या लोगों से रिलेटेड कुछ उसको करवाना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 भी नहीं लग रहा है। टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा एंड टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो हम ये देख लेते हैं पैसेज में, ऑप्शन 3 और 4 में हमको डाउट है क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, एटलीस्ट द रिसेंट अर्थक्वेक्स कंसिडर मॉडरेट बट इट्स अकरेंस पोटेंशियली डिवास्टिंग द नेचर ऑफ सच इवेंट। द NCS, द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी, ठीक है हाँ वो रिस्पॉन्सिबल है। The NCS collect and analyze data from seismic event to provide information. Okay, this one is also correct. Next चलते हैं, was shaken by the this earthquake, which events the
the potential consequence of what can be devastating, causing loss of life and extensive damage to infrastructure. It is therefore vital to have effective early warning system and disaster manager in place. तो यहाँ पे देखिए, it is therefore vital to have effective early warning system. vital माने क्या होता है कि अब ज़रूरत पड़ने वाली है, इम्पोर्टेंट हो गया है, टू हैव इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, नेसेसिटी क्या है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम सिस्मिक इवेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि द एनसीएस कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम द सिस्मिक इवेंट, एनालाइज करे, लेकिन वो नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी क्या है कि पहले से ही आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी कुछ चीज़ें इंस्टॉल हो जाएं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग सीधे मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो गलत हो गया, ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में दोनों ही पैसेज में दिया है, बट अगर आप पैसेज में पढ़ेंगे इसमें बात कर रहा है क्या नेसेसिटी है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन 4 है उसकी नेसेसिटी है, और वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कलेक्ट और एनालाइज करें डेटा, बट वो नेसेसिटी का पार्ट नहीं है। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट आरसी पे चलते हैं। The regal period and the early republic are the most poorly documented period of Roman history because historical accounts of Rome were not written until much later. ठीक है, Greek historian did not take serious notice of Rome. ठीक है, ये ग्रीक रोम की बात चल रही है। पहले हम पैसेज पे चलते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम पैसेज पढ़ेंगे। और डिड द, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको टोन थीम ऐसे आ जाते हैं, सिनोनिम आ जाते हैं, एंटोनिम आ जाते हैं, तो आपको लगता है अरे आपने पूरा पैसेज पहले पढ़ लिया और क्वेश्चन ऐसे आए। इसलिए पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही पैसेज पढ़िए। When did the early Roman historian used to fill up details in the historical account of event? Roman, Greek folklore, text of law, religious record, list of annual magistrate. तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं है, हमको पैसेज में ही जाना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। Rome first native historian, a senator, named this the historical writing at the Rome has completed completely emerged amazed powerful। आपको जनरली जो क्वेश्चन होता है उसमें वर्ड्स निकालने चाहिए। मुझे अभी तक ऐसा कोई वर्ड सेंटेंस या कुछ दिखा नहीं जो इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा हो, इसलिए मुझे आगे पढ़ना पड़ जा रहा है। ड्यूरिंग द, कभी कभी डिफ़िकल्ट पैसेज पढ़ जाते हैं जहाँ आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ ही जाता है। ड्यूरिंग द लास्ट 200 ईयर BC 16 अदर रोमन्स, ये जैसा मैंने एग्जाम में किया था सेम मैं वैसे कर रही हूँ। मुझे पूरा पैसेज पढ़ना गया था, ये मुझे टिपिकल लगा था। All these works are now collectively termed the Roman annalistic tradition because many of them attempted to give a year-by-year account of Roman affairs for the Republic. Although none of these histories are fully preserved, the first 10 books of Livy, one of the greatest historians, are extended to cover Roman affairs from the since Livy during the reign of the Empiricus he was separated by this, thus in writing about the ancient history were confronted with great difficulties ascertaining the truth they possess। ये देखिए हमने ऑप्शन उसमें देखा था एनुअल मजिस्ट्रेट लिखा था, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर यही है। दे possess a list of annual magistrate from the beginning of the republic onward which form the chronological framework of their account। ठीक है, ये मिल गया हमको। religious record and the text of some laws and treat provide a bare outline। तो देखिए we got the answer। आपको यहाँ पे इसको annual magistrate, religious record and text of some laws, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑफ ट्रीट, रिलीजियस रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ एनुअल मैजिस्ट्रेट, ये सब दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैसेज इज मेनली अबाउट, अब इसमें आपको नहीं जाना पड़ेगा। द एंशियंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रोमन हिस्ट्री, द एंशियंट रोमन एंड ग्रीक हिस्ट्री, रोमन फर्स्ट नेटिव हिस्ट्री, द यूज ऑफ मिथ एंड फोल्डियर इन एंशियंट रोमन हिस्ट्री। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए। ये पैसेज के बारे में जनरली पूछा जाता है
और आपको बताना है कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। मैं थोड़ा वेट करती हूँ, आप जब भी करें इसको थोड़ा पॉज करिए और मुझे तुरंत कमेंट में इसका आंसर बताइए कि आपको क्या लग रहा है। ये पैसेज मेनली किसके बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको कोई चीटिंग नहीं करनी, कहीं से कुछ नहीं देखना है। ये मैं थोड़ी देर पैसेज खोल के रखा है, अगर आपको इसकी हेल्प लेनी है ये ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो पैसेज के बारे में पूछ रहा है। आप थोड़ा स्टार्टिंग में देखिए, थोड़ा बीच में अभी पढ़ा हमने, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? ये पैसेज है और ये हमारा क्वेश्चन है। मैं कमेंट में, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंट आर ऑल्सो बुक्स 21 to 45। हियर द वर्ड एक्सटेंट मीन्स पार्शियली लॉस्ट, लॉस्ट फॉर एवर, स्टिल एग्जिस्टिंग, एंड लार्ज। तो अगर आप देखिए तो क्या कह रहा है, एक्सटेंट आर ऑल्सो बुक 21 to 45। कहीं ना कहीं बुक्स 21 to 45 में हमको कुछ अंश मिले हैं। अगर कोई चीज़ लॉस्ट हो जाए, पार्शियली लॉस्ट हो जाए, तो वो चीज़ दिखेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, स्टिल एग्जिस्टिंग। यहाँ ये पॉजिटिव वर्ड है, ये कुछ बुक्स में हमको मिला है, इसलिए आप इसका पॉजिटिव देखना। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा। एनलार्ज मतलब कुछ बड़ा, आगे कुछ और लिखा होता, बट यहाँ पे कुछ अंश मिले हैं। स्टिल एग्जिस्टिंग जिससे हम कुछ चीज़ें पढ़ पा रहे हैं। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम नेक्स्ट उस क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर दैट इट इज़ अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट, एन एनसाइक्लोपीडिक एंट्री ऑन एंशियंट रोम, अ रिपोर्ट, अ बुक ऑन आर्कियोलॉजी। देखिए बुक तो नहीं है ये, रिपोर्ट की बात करें तो कहीं से कुछ रिपोर्ट दी हो नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुए हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। वो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है, हमने इस बुक से ये अंश उठाए, हमें ये चीज़ें मिल पाई हैं, तो उसी से हमने मतलब वो पूरा पैसेज बनाया। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पीरियड इन एंशियंट रोम हिस्ट्री इज पुअरली डॉक्यूमेंटेड। मुझे याद है जब मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे पुअरली डॉक्यूमेंटेड लिखा था, एंड इसका आंसर ऑप्शन 4 है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा था वो मेरे माइंड में था कि कुछ 509 to 80 BC से रिलेटेड ही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 509 to 280। हम पैसेज में फिर से चलते हैं, देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए, अर्ली रिपब्लिक 509 to 280 BC, और ये एक और 753 to 509 आर द पुअरली डॉक्यूमेंटेड पीरियड ऑफ रोमन हिस्ट्री। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। अब हम नेक्स्ट आरसी पे चलते हैं। अ फैक्ट दैट ड्रॉ आवर अटेंशन इज दैट अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ अ एक्सट्रावेगेंट मैन इज either admired or loathed. A successful businessman does nothing to increase his popularity by being prudent with his money. A person who is wealthy is expected to lead a luxurious life and to be lavish. कहीं ना कहीं मतलब अगर मैं बात करूँ तो रियलिटी से मिलता जुलता पैसेज है, जो सच्चाई बता रहा है कि जो अच्छा मतलब जो रिच होगा उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा वो ज़्यादा खर्च करे, और जो नहीं होगा उससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, उसे अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। तो अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करेंगे। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ लोथेड यूज इन द पैसेज। यहाँ पे हुआ था आइदर एडमायर्ड और लो, मतलब या तो उसको ये मिलेगा मतलब लोग तारीफ़ें करेंगे या लोग उससे नफरत करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम पूछ रहा है तो अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो ऑप्शन फर्स्ट भी नेगेटिव है, ऑप्शन सेकंड भी नेगेटिव है, फोर्थ भी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, अडोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू। पीपल हु लीड अ लग्जीरियस लाइफ आर एक्सपेक्ट टू एंटरटेन लेविशली। यस, ये सच्चाई है और उसमें भी मेंशन है, ये सही है। अ लो इनकम इज कंसिडर वर्दी इफ ही पेज बिल ऑन टाइम। द ऑथर इज एट लिबर्टी टू बी एक्स्ट्रा ऑल द टाइम। द रिच अमेज वेट बाय स्पेंडिंग मोर मनी इकोनॉमिकली। तो इसका आंसर अगर आप यहाँ पे हमको थोड़ा पैसेज देखना पड़ेगा,
तो अ पर्सन हु इज़ हेल्दी, तो ठीक है, ये ऑप्शन फर्स्ट था। इफ़ ही नोट सो इज कंसिडर्ड मीन, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लोगों को लगेगा वो मीन है। Carefully would never achieve among the low income group a different set of value. The clerk who made wife new dress has not pain is condemned to be extra carefully with money is uploaded as virtual. Nothing to be considered more worthy than paying his bill. ठीक है, ये हमारा पेइंग इन बिल वाला भी सही है। द आइडियल वाइफ फॉर सच मैन सेपरेट इज हाउस कीपिंग मनी इन टू जॉयलेस लो पाइल्स, ओके, satisfying with her economic ways and never knows the guilty of buying something she cannot have. As for my, I never neither of these category. If I have money to spare, I can be extravagant, but when it's usually the case, I am hard, then I mean the, ठीक है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर अगर हम देखें, सबसे पहले ये तो सही है फर्स्ट वाला, अ लो इनकम इज कंसिडर वर्दी इफ ही पेज बिल ऑन द टाइम, ठीक है, ये बात हुई थी। द ऑथर इज एट लिबर्टी टू बी एक्सट्रावेगेंट एट ऑल द टाइम, ये देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने लास्ट लाइन में अगर आप देखिए तो उसने कहा था उसकी मर्जी के ऊपर होता है, वो इस कैटेगरी में नहीं है। अगर उसके पास रुपए बचते हैं तो वो खर्च कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा कर रहा हो। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड इक्वेनामिटी इन द पैसेज मीन्स, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ, आप इसका आंसर बताना कमेंट में। इसका आप इस वर्ड का पैसेज क्या है, और मैं ये चाहूँगी आप कमेंट में इन चारों का मतलब बताइए मुझे, इन चारों का क्या मतलब है। और वोकेबलरी की अलग सीरीज़ चल रही है, इस एग्ज़ाम की ही वोकेबलरी की सीरीज़ भी ऑलरेडी आ चुकी है, प्लीज़ उसको देखिएगा। और मैं कमेंट में वेट करूँगी, आपको इन चारों वर्ड के मतलब बताने हैं मुझे क्या है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। करेक्ट आंसर के साथ मुझे बाकी सारे वर्ड्स के भी मतलब चाहिए कि उसका क्या मतलब है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ी है, इनके आंसर का मैं आप वेट करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज जुडिशियस विद हिज मनी, इज बिजनेस फ्लो, इज रेपुटेशन सफर, इज पॉपुलरिटी राइज, हिज प्रेस्टीज इम्प्रूव। तो क्या होगा, अगर कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर जुडिशरी के साथ मनी खर्च कर रहा है तो क्या होगा, मतलब ऐसा मतलब लॉजिकली लगता है कि वो ठीक है कंजूस है, ज़्यादा अच्छे से खर्च क्यों नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं हिज रेपुटेशन सफ़र, उसकी रेपुटेशन सफ़र होती है। ये अगर आप मतलब लॉजिकली भी जाएं तो इसका आंसर बिना पैसेज के भी आप टिक कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अगर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होगा तो उससे एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो उसी टाइप का खर्च करे, इसलिए आप देखिए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आंसर है जो थोड़े पॉजिटिव मीन दे रहे हैं, बट जो सेकंड है वो थोड़ा अलग नेगेटिव मीन दे रहा है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, एक्स्ट्रावेगेंस इज अपलोडेड इन सम एंड कंडेम इन अदर्स, wealthy people are stingy as far as philanthropy is considered, for the wealthy prudence with money is considered a virtue, people who have mere income are expected to spend। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, हमें जितना समझ आया जो ज़्यादा अच्छे से कमाते हैं उन्हें ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, और जो कम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको खर्चा करना चाहिए। दैट्स वाई द हम एक बार अगर आपको पैसेज में जाना है तो हम पैसेज में एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको इससे इन्फ्रेंस निकालनी है, इस पैसेज से आपको क्या समझ आ रहा है आपको वो निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए, केयरफुलनेस विद मनी टू द पॉइंट ऑफ मीननेस इज अपलोड एज वर्चू। तो अगर हम इसकी बात करें तो extravagance is applauded in some and condemned in other, wealthy people are stingy far as philanthropy is concerned, for the wealthy prudence with money is considered a virtue। ये हमने देखा था, ये ऑप्शन सही है। people who have a mid income are expected to, नहीं, ऐसा नहीं है। wealthy people are stingy as far as philanthropy is considered, नहीं, ये भी नहीं है। एक्स्ट्रावेगेंस इज अपलोडेड इन सम एंड कंडेम इन अदर, हाँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ऑप्शन 1,
ऑप्शन 1 में कह रहा है कि जो ऑलरेडी रिच है वो अगर ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो उसको अपलॉड किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी के पास रुपए नहीं है तो उसको उसी सेम चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, और इसका वाइज वर्सा। तो कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, जो हमें पूरा समझ आ रहा है। ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं, बट जो मेन आपको पैसे से मतलब, ये इसका मतलब है किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी है, किसी के लिए कोई चीज़ बुरी है। तो मैं कमेंट में इंतज़ार करूँगी। मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, उसका मतलब बताइएगा। एक मैंने आपको पूछा है, उसके सारे वर्ड्स के मुझे मतलब मीनिंग बताइएगा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। और दूसरा मैंने एक और क्वेश्चन पूछा है पैसेज से रिलेटेड, कि इसका जो पैसेज है वो मेनली वो किसके बारे में है, रोम वाला जो पैसेज था। मैं कमेंट में वेट करूँगी, प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसमें मैंने सारे ही इस सेट में जो इस टाइम जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कवर करे हैं, और मैंने भी यही अप्रोच फॉलो की थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।